कहानी शुरू होती है 1942 के दौर से, जब जापान ने अमेरिका पर अचानक हमला किया था। उसके बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था और इसी मिशन के लिए यूएस नेवी के कई एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के समुद्र में भेजे गए ताकि वहां पर मौजूद जापानी एयरबेस को निशाना बनाया जा सके। उन्हीं एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग सवार थे, एक पायलट हैरल्ड, दूसरा बम गिराने वाला टोनी और रेडियो ऑपरेटर जीन। अब जैसे ही ये जापानी एयरबेस को निशाना बनाकर लौट रहे थे तो ये गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता खो जाता है और उस वक्त इनका फ्यूल टैंक भी खत्म हो जाता है। जीन, जो कि रेडियो ऑपरेटर था, वो बैकअप के लिए संपर्क करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद ये कुछ देर तक आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अब इनका फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए पायलट हेरोल्ड कहता है कि हमें समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वो अपने साथियों से कहता है कि जरूरी सामान निकाल लो और फिर समुद्र के बीच लैंडिंग होती है। लैंडिंग के बाद हेरल्ड की बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती। वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उनकी बेल्ट खुल जाती है और फिर तीनों एक राफ्ट पर आकर बैठ जाते हैं। अब उनके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी, सारा सामान प्लेन के साथ डूब गया था और अब पैसिफिक ओशन के इस विशाल समुद्र में उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। उन्होंने सोचा रेस्क्यू टीम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी और ये बच जाएंगे। कुछ देर बाद आसमान में उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई दिया, लेकिन उनकी नाव बहुत छोटी थी और इतनी ऊंचाई से इतनी छोटी सी नाव को देख पाना बहुत मुश्किल था। अब ना ही इनके पास फ्लेयर गन थी जिससे वो इशारा कर पाते, जिस वजह से रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें देख भी नहीं पाता और वहां से गुजर जाता है। टोनी कहता है कि हमें इस विशाल समुद्र में ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हेरल्ड कहता है कि ये हमारा आखिरी मौका था। रेस्क्यू प्लान बार बार एक ही जगह नहीं जाएगा, मतलब उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। वो सबको समझाता है। इन तीनों में सबसे सीनियर होता है हेरल्ड। इस छोटी सी नाव में सामान रखने की जगह नहीं होती, इसलिए हेरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते निकालकर समुद्र में फेंकने होंगे। इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन हेरल्ड अपना जूता नहीं फेंकता। जीन कहता है तुमने क्यों नहीं फेंका जूता? वो कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो ये जूते किसी की जान बचा सकते हैं। इस तरह उनका पहला दिन बिना खाना खाए और बिना पानी के समुद्र में गुजर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि नाव में इतनी जगह ही नहीं होती कि तीनों एक साथ आराम से सो सके। इस वजह से वो एक एक करके सोते हैं। अब रात को हेरल्ड कहता है किसी को पानी पीना है? टोनी और जीन हैरान हो जाते हैं कि इसके पास पानी कहाँ से आया। तभी हेरल्ड अपने जूते में पेशाब कर देता है और उसे पी जाता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं था। अब दूसरे दिन वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 मील दूर है, जबकि साउथ अमेरिका उनसे 6000 मील से ज्यादा दूर है। पायलट होने की वजह से हेरल्ड को जगह और दिशाओं का बेहतरीन अंदाजा होता है। उसका कहना था कि हम अगर इस नाव से इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम किसी जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर टोनी परेशान हो जाता है और कहता है अगर हम इतने दिन समुद्र में फंसे रहे तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भूखे मर जाएंगे। तभी जीन कहता है समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, हम इनके जरिए जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अब उनके पास थोड़ा सा सामान बचा था, जिसमें एक मैगजीन की स्प्रिंग मिलती है। उस स्प्रिंग से वो लोग एक मछली पकड़ने का कांटा बना देते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। कुछ देर बाद उनके कांटे में कुछ फंसता है, लेकिन जब उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। ये देखकर जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे ज्यादा भूखा है। दिन के वक्त यहाँ धूप बहुत तेज होती है, इसलिए जीन गर्मी से तंग आकर पानी में कूद जाता है और बड़े मजे से नहाने लगता है। उसे देखकर टोनी भी कूदने लगता है, लेकिन हेरल्ड उसे रोक देता है, कहता है ये समुद्र शार्क से भरा है। ये बात सुनकर जिन भी वापस अपनी नाव पर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब इन्हें एक छोटी सी नाव पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं। इन 5 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया था, जिस वजह से वो तीनों बहुत कमजोर हो गए थे। अब टोनी के सब्र की इंतहा हो गई थी। वो समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन हेरल्ड उसे रोक लेता है और समझाता है। वो कहता है कि समुद्र का पानी तुम्हें और बीमार कर देगा। असल में इन सब के फंसने की सबसे बड़ी वजह हेरल्ड था, जो गलत डायरेक्शन में निकल गया था और फ्यूल खत्म होने की वजह से ये लोग अब यहाँ फंस गए थे। तभी हेरल्ड को याद आता है उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है। राफ्ट की साइड पर एक चार्ट बनाता है जिसमें अपनी जगह का अंदाजा रिकॉर्ड करता है। तभी वो कहता है कि हमें हवा के साथ राफ्ट को बहने से रोकना होगा, क्योंकि हम जमीन से ज्यादा दूर जा सकते हैं। इसलिए वो अपनी लाइफ जैकेट और बाकी सामान से एक छोटा एंकर बना देता है, जिनसे उनकी बोट एक जगह रुक जाएगी और फिर जैसे ही हवा उस तरफ होगी जिस तरफ उन्हें जाना है, तब वो एंकर निकाल देंगे और इस तरह हवा के जरिए ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब वो दुआ करते हैं। जिन कहता है हमारी जिंदगी में गलतियां बहुत हुई हैं, लेकिन अब हमें आपकी मदद चाहिए। टोनी भी कहता है हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बारिश की, कृपया आप बारिश कर दें ताकि हम पानी पी ले।
लेकिन बारिश नहीं होती। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। समुद्र में फंसने के बाद तीनों ने पहली बार पानी पिया था। जिनके जिस्म डिहाइड्रेशन से टूट रहे थे और अब उन्हें पहली बार जिंदा रहने की उम्मीद जगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी देर गुजर जाती है और जिन के हाथ कुछ भी नहीं लगता। हेरल्ड हंसकर कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा सब्र वाला शिकारी नहीं देखा। तभी उसे अपनी बोट के नीचे एक मछली दिखाई देती है। जिन अपनी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन हेरल्ड उसे रोक देता है कि इससे बोट में छेद हो सकता है। लेकिन जिन हेरल्ड की बात अनसुनी कर देता है और पानी में ही चाकू से वार करने लगता है। सबको ऐसा लगता है कि चाकू बोट में लग जाएगा। जिन भी घबरा जाता है, लेकिन फिर समझ में आता है कि चाकू असल में मछली को लगा था। जिन उसे खींचकर ऊपर लाता है और सब मिलकर उसे मार देते हैं। और इस तरह एक हफ्ते के बाद ये उनका पहला खाना होता है। सब खुश हो जाते हैं और उनका हौसला बढ़ जाता है। मछली खाने के बाद हेरल्ड कहता है, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी नाराज होगी। वो टोनी और जिन से पूछता है, तुम्हारी शादी हुई? टोनी कहता है, शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जिन बोलता है, ना मेरी शादी हुई और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी मजाक में कहता है, तो फिर वापस आकर मेरी बहन से मिल लेना। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में कुछ शार्क उनके इधर उधर घूमने लगती हैं। सबकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन किस्मत से शार्क हमला नहीं करती और वहां से चली जाती है। शाम होते होते उन्हें भूख लगने लगती है। कुछ देर बाद जिन पानी में हाथ डालता है तो एक शार्क उसका हाथ जख्मी कर देती है, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं होती। अब अगले दिन जिन को दूर से जमीन जैसी कुछ जगह नजर आती है। वो कहता है, शायद ये आइलैंड है, मगर टोनी उसे समझाता है, ये सिर्फ दिमाग का वहम है, सामने कुछ भी नहीं है। अब उन्हें समुद्र में पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। टोनी के हाथ में एक गन होती है। तभी जिन कहता है, चुप रहो और गन मुझे दो। तभी टोनी देखता है कि उनकी बोट पर एक परिंदा बैठा है। तभी जिन गोली चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वो समुद्र में गिर जाता है। उसके बाद हेरल्ड तुरंत उसे उठाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है, मगर पीछे से एक बड़ी शार्क आ जाती है। वो मुश्किल से बचकर फिर से अपनी बोट में चढ़ जाता है और शार्क उनकी बोट के नीचे से निकल जाती है। इस तरह 15 दिन बाद उन्हें फिर से खाना नसीब होता है, लेकिन समुद्र में ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से उनके दिमाग पर असर होने लगा था और ये देखते ही देखते समुद्र में उनके 20 दिन बीत जाते हैं। इन 20 दिनों में उन्हें सिर्फ 2 बार ही खाना मिला था। एक सुबह हेरल्ड देखता है कि टोनी और जीन सोए हुए हैं और कोई भी हवा के रुख पर ध्यान नहीं दे रहा। वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा था हवा का रुख देखते रहना। जिन गुस्सा होकर कहता है, 20 दिन हो गए, आइलैंड नहीं मिला, ये सब तुम्हारी गलती है। हेरल्ड शर्मिंदा होकर कहता है, शायद मैंने सिर्फ तस्वीर बनाई थी, असल आइलैंड कभी था ही नहीं। टोनी और जिन गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से आज हम यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में हमारे विमान को ले गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेरल्ड अपनी गलती मान लेता है और कहता है, उस वक्त प्लेन में मेरी जरा सी आंख लग गई थी। जब जागा मंजर बदल चुका था और हम बहुत दूर आ गए थे। उसके आगे हेरल्ड बताता है कि नेविगेशन की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई थी, जिस वजह से हम भटक गए और फ्यूल खत्म होने की वजह से हमें समुद्र में लैंडिंग करनी पड़ी। वो अपनी गलती की माफी मांगता है और रोने लगता है। उसके बाद हेरल्ड लाइफ बोट पर बनाया गया नक्शा उठाता है और कहता है, अब सिर्फ यही मैप हमें घर ले जा सकता है। हेरल्ड को एक आइडिया आता है। वो अपने जूतों को काटकर चप्पू बना लेता है ताकि जिस दिशा में जाना हो उसी ओर बोट को मोड़ा जा सके। टोनी हंसकर कहता है, जो सबसे पहले आइलैंड देखेगा बाकी दोनों उसे डिनर खिलाएंगे। लेकिन सफर बहुत लंबा था। 30 दिन बीत गए। अब तीनों इतने कमजोर हो गए थे कि बात करने की भी ताकत नहीं रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे। फिर उसी रात बारिश होती है और उन्हें पेट भरकर पानी मिल जाता है, मगर तुरंत ही एक खतरनाक तूफान उठता है और उनकी लाइफ बोट उलट जाती है, लेकिन तीनों बच जाते हैं। अब उसके बाद वो बोट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से फिर से बोट पर चढ़ जाते हैं। अब अगली सुबह सब उम्मीद हार चुके थे और ये तीनों अपनी नाव पर जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। हेरल्ड अपनी बीवी को याद करके आंसू बहा रहा होता है और जिनको टोनी की बहन का चेहरा दिखने लगता है, जो असल में टोनी की बातों से उसके जहन में एक तस्वीर बनी थी। जिन कहता है, मुझे तुम्हारी बहन नजर आ रही है, लगता है मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। टोनी हंसने लगता है, हाँ तुम दोनों अच्छे कपल लगोगे। हेरल्ड कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम लोग मेरे साथ इस मुश्किल में फंस गए, शायद हम बच ना सके। फिर वो एक बार और हिम्मत करता है और चप्पू चलाना शुरू करता है। उसे देखकर टोनी और जिन भी हौसला पकड़ लेते हैं। ऐसे करते हुए 34 दिन बीत जाते हैं। तीनों लाश जैसी हालत में बोट पर पड़े होते हैं। टोनी धीमी आवाज में कहता है, मैंने सपना देखा था, मैं हरियाली से भरे खेत में था। हेरल्ड जवाब देता है, मैं भी यही सपना 2 बार देख चुका हूँ। थोड़ी देर बाद जिन समंदर की ओर देखता है और चिल्लाता है, मुझे कुछ हरा दिखाई दे रहा है, शायद ये आइलैंड है। वो दोनों तुरंत देखते हैं और वाकई ये एक छोटा आइलैंड होता है।
तीनों के चेहरे उम्मीद से रोशन हो जाते हैं। बोट को धकेलना शुरू करते हैं और कुछ घंटों बाद किनारे तक पहुंच जाते हैं। 34 दिन समुद्र में काटने के बाद वो जमीन पर पहली बार कदम रखते हैं। सामने छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे जो उनके बचने की निशानी होते हैं। इन्होंने इस छोटी सी नाव में 1000 मील का सफर तय किया। ये मूवी नहीं, एक सच्ची घटना है जो इन तीनों की जिंदा रहने की चाह और बहादुरी पर बनाई गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें